गुजरात में कांग्रेस ने नए तेवर नए कलेवर के साथ संगठन को मजबूत करने का प्लान तैयार कर लिया। गुजरात कांग्रेस के नए अध्यक्ष अमित चावड़ा का फोकस संगठन में युवा नए लोगों को अवसर देने पर है और इसी रणनीति के तहत संगठन सृजन अभियान के दूसरे फेज का ऐलान कर चुकी है। यह अभियान 2 अगस्त से 10 अगस्त तक चलेगा। गुजरात में कांग्रेस का एक्शन प्लान तैयार। नई टीम और युवा नेता देंगे संगठन को धार। संगठन सृजन अभियान के दूसरे फेज का आगाज। कांग्रेस गुजरात में अपनी जड़ें मजबूत करने की कोशिश में जुटी है। पिछले सप्ताह राहुल गांधी गुजरात के दौरे पर थे। ये तभी साफ हो गया था कि बीजेपी को उसके गढ़ में गुजरात में सत्ता से बेदखल करने के लिए इस बार कांग्रेस का प्लान अलग है। कांग्रेस पार्टी का पूरा फोकस गुजरात में संगठन को मजबूत करने पर है। गुजरात में कांग्रेस नए लोगों को जोड़ने के साथ युवाओं को मौका देने का मन बना चुकी है। संगठन सृजन अभियान कांग्रेस की इसी रणनीति का हिस्सा है। अब गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष अमित चावड़ा ने संगठन सृजन अभियान के दूसरे फेज का ऐलान भी कर दिया है। ये अभियान 2 से 10 अगस्त तक चलेगा। गुजरात के सभी 33 जिलों के तहसीलों में 2-2 पर्यवेक्षक जाएंगे। नए वार्ड प्रमुख के लिए स्थानीय कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। कार्यकर्ताओं की राय के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और फिर हर वार्ड में कांग्रेस प्रमुख बनाए जाएंगे। इसमें कांग्रेस युवाओं और नए लोगों को मौका देगी। कांग्रेस का प्लान यही है कि जो लोग 5 या उससे अधिक साल से किसी पद पर हैं, अब उनकी जगह नए लोगों को मौका दिया जाए। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की ओर से वर्ष 2025 को संगठन वर्ष के तौर पे मनाया जा रहा है। पूरे देश में संगठन सृजन अभियान की शुरुआत की गई है। बूथ से लेकर प्रदेश तक के संगठन की समीक्षा हो, नए लोगों को संगठन में स्थान मिले, संगठन को और मजबूत किया जाए, गतिशील बना के आने वाले समय में लोगों के जो इश्यूज है, लोगों की जो समस्याएं है, उसको लेके जमीनी लड़ाई लड़ने के संकल्प के साथ और ये पूरी ट्रांसपेरेंट प्रोसेस के माध्यम से पूरे गुजरात के 41 डिस्ट्रिक्ट में प्रेसिडेंट की नियुक्ति की गई। कांग्रेस पर्यवेक्षक स्थानीय संगठन की समीक्षा भी करेंगे और परफॉर्मेंस के हिसाब से उन नेताओं को प्रमोशन भी दिया जाएगा। मतलब जिन लोगों ने तहसील स्तर पर अच्छा काम किया है, उन्हें जिला स्तर पर काम करने का मौका मिलेगा और जिन्होंने जिले में संगठन को मजबूत किया है, उन्हें प्रदेश स्तर पर नई भूमिका दी जाएगी। इससे नए लोगों को मौका भी मिलेगा और पुराने नेताओं को भी सम्मान मिलेगा। हम आने वाले 2 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक पूरे गुजरात के हर जिले में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट की नियुक्ति के लिए संगठन सृजन अभियान चलाएंगे। इसी तरह पूरे गुजरात में जो नगर है, उसके अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए भी संगठन सृजन अभियान होगा। साथ में जो महानगर है, कॉरपोरेशंस है, उसके वार्ड कांग्रेस प्रेसिडेंट की नियुक्ति के लिए भी प्रक्रिया होगी। और ये संगठन सृजन अभियान के माध्यम से प्रदेश कांग्रेस समिति के हर जिले में, हर ब्लॉक में हमारे जो ऑब्जर्वर्स है जाएंगे। कांग्रेस पार्टी पहली बार इस तरह का अभियान चला रही है जो बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करेगा। हालांकि देखना होगा कि संगठन सृजन अभियान को कांग्रेस पार्टी जमीन में उतारने में कितनी सफल होगी। गांधीनगर से ब्रजेश दोषी के साथ आज तक ब्यूरो। अहमदाबाद में सरकारी कर्मचारी बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे और ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सरकार के विरुद्ध विरोध मार्च निकाला। सरकारी कर्मचारी फिक्स्ड वेतन को रद्द करने, ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग कर रहे हैं। कर्मचारी संघ का कहना है, सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए हमने यह आंदोलन किया है। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के साथ ही जो फिक्स पे है उसे रद्द करने की मांग के साथ गुजरात सरकार के कर्मचारी, फिलहाल मेरे पीछे की तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, एक रैली कर रहे हैं, आक्रोश रैली है और इन कर्मचारियों की मांग है कि
कि जो न्यू पेंशन स्कीम लागू की गई है उसे रद्द करके सभी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया जाए। हमारे साथ जो कर्मचारी यहाँ पे मौजूद हैं उनसे भी बात करेंगे। आप लोग लगातार इस बात को लेकर सरकार के खिलाफ विरोध कर रहे हैं और कुछ महीने नहीं लेकिन कई वर्षों अब तो बीत चुके हैं। क्या उम्मीद है आपकी और क्या मांग है अब? हम लास्ट 5 ईयर्स से जो गुजरात राज्य के मुख्यमंत्री से लेके हमारे भारत के वड़ा प्रधान तक हमने हमारी मांग है जो सब सर्व कर्मचारियों की है, ओल्ड पेंशन फिर से लागू करो। वो है वो पीएम ने भी मान लिया है कि एनपीएस जो स्कीम 2004 से स्टार्ट किया वो अच्छी नहीं है, इसलिए उन्होंने एनपीएस में मॉडिफिकेशन करके यूपीएस लागू किया है। मगर यूपीएस जो लागू किया है वो भी सभी सरकारी कर्मचारियों को मान्य नहीं है, इसलिए हमारी सब विभाग के अलग अलग जो अध्यापक है या कलेक्टर कचहरी में काम करते हैं, जीएसटी विभाग में है, एएमसी में, सबकी एक ही मांग है कि जूनी पेंशन योजना, ओल्ड पेंशन योजना फिर से लागू किया जाए। क्या करेंगे आने वाले दिनों में आप लोग, क्योंकि आज भी आप लोग एक रैली के स्वरूप में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, आज आवेदन दे रहे हैं, लेकिन अभी भी अगर सरकार मांग नहीं स्वीकारती है तो किस प्रकार से आगे की रणनीति? आगे वाले दिनों में हमारे विरोध प्रदर्शन और कार्यक्रम इसी प्रकार से चालू रहेंगे। धीरे धीरे करके अगले महीने 5 सितंबर को जब शिक्षक दिन होता है तब हम पूरे सभी जिला मथकों पर रैली और धरना और एक दिवसीय उपवास का कार्यक्रम है हमारा। इसके माध्यम से हम सरकार को जगाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अक्टूबर महीने से हमारा सोशल मीडिया अभियान शुरू हो रहा है कि हर सोशल मीडिया अभियान पे हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो ओपीएस के लिए मांग बुलंद करेगा। और नवंबर महीने में हम पूरे यहाँ से भारत भर से कर्मचारी अधिकारी दिल्ली जाके वहाँ पे जंतर मंतर पे हम धरना प्रदर्शन करने का प्रोग्राम है हमारा। 8वें वेतन आयोग की मांग, साथ ही में फिक्स जो पे है उसे रद्द करने और जो न्यू पेंशन स्कीम आई या उसके बाद यूपीएस को जो लागू किया गया उसे रद्द करके ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की मांग के साथ जो सरकारी कर्मचारी हैं वो फिलहाल रैली निकालकर अपना आक्रोश प्रदर्शित कर रहे हैं। कैमरा पर्सन प्रीतेश रावल के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने नर्मदा के केवड़िया में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दीदार किया। नर्मदा नदी के किनारे दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा को देखकर उमर अब्दुल्ला काफ़ी खुश नजर आए। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री ने स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और सरदार सरोवर बांध पर सरदार पटेल को पुष्पांजलि अर्पित की, जिसके बाद उन्होंने कहा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। स्टैच्यू यूनिटी के बारे में बहुत सुना था, लेकिन इतना शानदार होगा ये उम्मीद नहीं की थी। वाकई यहाँ आके अंग्रेज़ी में कहते हैं ब्रेथलेस, मतलब सांस रुक गई। एक जो सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसको आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, वाकई सही माने में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने का यही एक तरीका है। वडोदरा से बीजेपी सांसद हेमांग जोशी आज एक विशेष मोमेंटो के साथ संसद पहुंचे, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर और नारी शक्ति का संदेश दिया गया। सांसद जोशी ने ये मोमेंटो पीएम मोदी को गिफ्ट करने के लिए तैयार करवाया है। ये एक प्रतिकृति है ऑपरेशन सिंदूर, जिसके ऊपर हाल ही में संसद में चर्चा भी हुई और पहलगाम के वो कायरतापूर्वक हमले के बाद जो भारत ने अपना शौर्य और आत्मनिर्भरता के दर्शन करवाए, और खास करके जब पाकिस्तान के तरफ से जो डेली जो ब्रीफिंग चल रहा था उसमें वही व्हाट्सएप के प्रूफ डालकर वहाँ के सैन्य के अधिकारी जब बात कर रहे थे, तब हमारी नारी शक्ति, भारत का पराक्रम सारी दुनिया को बता रही थी। तो इसमें नारी शक्ति का भी प्रतीक है, भारत की रक्षा शक्ति के एक सशक्तिकरण का भी प्रतीक है, और भारत किस प्रकार से सशक्त है अपना बचाव करने के लिए, उसकी भी एक झांकी है। अब खबर देशभक्ति में छिपे रोजगार के मंत्र की। स्वतंत्रता दिवस यानी देश की आज़ादी का जश्न शुरू होने वाला है। 15 अगस्त को लेकर उस मेगा जश्न की जोरदार तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। देश की आन बान शान यानी तिरंगे की डिमांड बढ़ गई। उस मांग को पूरा करने के लिए देश के टेक्सटाइल हब सूरत में बड़ी तैयारियां हैं। कई राज्य सरकारों ने कपड़ा उद्योग से जुड़े व्यापारियों को तिरंगे से जुड़े 100 करोड़ से अधिक के ऑर्डर दिए हैं।
अभी से ही 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस को लेकर लोगों में उत्साह उमंग दिखने लगा है। 79वें स्वतंत्रता दिवस को मनाने के लिए देश भर में तिरंगा यात्राएं भी निकाली जाएंगी। वो घड़ी भी नजदीक आ रही है जब हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ हो जाएगा। हर साल की तरह इस साल भी हर भारतीय को अपने घर पर तिरंगा फहराने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिसका मकसद देश के नागरिकों में देशभक्ति और राष्ट्रीय गौरव की भावना पैदा करना है। देश में हर घर तिरंगा अभियान के लिए बहुत बड़े पैमाने पर राष्ट्रीय ध्वज की जरूरत होती है, जिसकी सप्लाई का जिम्मा सूरत के कई बड़े कपड़ा व्यापारियों पर है। एकता, सम्मान और राष्ट्रभक्ति की भावना से जुड़े हर घर तिरंगा अभियान में हर भारतीय की भागीदारी बढ़ाने के लिए सूरत का कपड़ा उद्योग भी पूरा जोर लगा रहा है। सूरत के कई हिस्से में टेक्सटाइल फैक्ट्रियों यानी कपड़ा मिलों से गड़गड़ाहट की आवाज आ रही है। उनसे दिन रात तिरंगे के लिए फैब्रिक तैयार किया जा रहा है। टेक्सटाइल हब के तौर पर मशहूर सूरत के कपड़ा व्यापारियों को देश भर से करीब 3.5 करोड़ राष्ट्रीय ध्वज बनाने के ऑर्डर मिल चुके हैं। इतने बड़े पैमाने पर समय पर तिरंगे की सप्लाई के लिए फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग आम दिनों से ज्यादा घंटे काम कर रहे हैं। कपड़े से बन रहे तिरंगे को अलग अलग तरीके से तैयार किया जा रहा है। इनमें विशेष रूप से डिजाइन किए गए छोटे बड़े आकार के तिरंगे भी शामिल हैं। इनमें राष्ट्रीय ध्वज को एक छोटे डंडे से बांधा या चिपकाया जा रहा है, ताकि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लोग इन्हें सम्मान से पकड़ पाए। इस समय सबसे ज्यादा डिमांड छोटे आकार के तिरंगे की है, जिनमें 5 बाई 3 इंच और 20 बाई 30 इंच के झंडे शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल स्कूलों, कॉलेज में छात्रों की तरफ से देशभक्ति को प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल होना है। निजी सरकारी वाहनों और कार्यालयों में भी ये साइज खासे लोकप्रिय हैं। हालांकि 20 बाई 30 फीट जैसे बड़े साइज के तिरंगे झंडे भी बनाए जा रहे हैं, जिन्हें घरों, कार्यालयों या सार्वजनिक स्थानों पर फहराया जाता है। तिरंगा बनाने के लिए मिले ऑर्डर से कपड़ा उद्योग को लगभग 100 करोड़ रुपए का कारोबार मिल चुका है। सबसे ज्यादा ऑर्डर गुजरात, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सरकारों से मिला है। अभी 15 अगस्त हम लोगों का पास में आ गया है और बहुत अच्छी डिमांड्स हैं तिरंगा का। और सूरत वैसे भी हमारा टेक्सटाइल हब है। पूरी इंडिया से कोई भी टेक्सटाइल से काम होता है। यहाँ पे कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग, फैब्रिक यहीं पे बनता है और प्रिंटिंग भी यहीं होता है। तो सूरत के पास झंडे का बहुत अच्छा प्रोग्राम है, जो बहुत बड़ी क्वांटिटी में है। मेरे हिसाब से लगभग ये 100 करोड़ से ऊपर का काम होगा। इसमें सूरत की करीब 50 इकाई झंडे बना रही है। अपने इंडिया के सारे स्टेट्स में अलग अलग, जैसे अहमदाबाद, गुजरात में सूरत, उत्तराखंड और यूपी में, इन सब में सप्लाई हो रही है। 79वें स्वतंत्रता दिवस को यादगार बनाने के लिए कुछ झंडों को विशेष रूप से फ्रेम भी किया जा रहा है, ताकि राष्ट्रभक्त उन्हें हमेशा अपने आसपास देख सकें। इस बार हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक मुहिम है घर घर तिरंगा का, कि हर घर पे तिरंगा लगे। तो हम हमारे प्रधानमंत्री जी की उसी मुहिम के साथ में हर घर तिरंगा के साथ साथ में हम हर टेबल पे तिरंगा चाहते हैं कि हमारा ये टेबल पे तिरंगा हो। ये हम लोगों ने एक नया कंसेप्ट बनाया है कि हर टेबल पे तिरंगा, कि हम भारतीय हैं, हम अपने ऑफिस पे काम करने चाहते हैं तो हमारे टेबल पे तिरंगे को रखा विराजमान रखें। और फिर उसके बाद एक अपनी जो भावना है हमारे भारतीय की, हम किसके लिए काम कर रहे हैं, हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं। हर घर तिरंगा का मकसद देश के लोगों के बीच देशभक्त की भावना जगाने के साथ साथ देश में रोजगार का मौका तैयार करना भी है। देश भर में स्वयं सहायता समूह भी बड़े पैमाने पर तिरंगा बनाने और उन्हें लोगों को उपलब्ध कराने में सक्रिय रूप से योगदान देते हैं। साल 2022 में आजादी के अमृत महोत्सव के मौके पर हर घर तिरंगा अभियान का शुभारंभ हुआ। हर साल ये अभियान 13 अगस्त से शुरू होकर 15 अगस्त तक चलता है। इस अभियान का मकसद घरों पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराकर लोगों में देशभक्ति की भावना को जागृत करना और बनाए रखना है। सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। भाई बहन का पवित्र पावन पर्व रक्षाबंधन इस बार 9 अगस्त को मनाया जाएगा। रक्षाबंधन सिर्फ एक पर्व नहीं, रिश्ते जिम्मेदारी की डोर है। रक्षाबंधन के पर्व पर वलसाड़ की कुछ बहनें उन भाइयों को याद करती हैं जो सीमा पर तैनात होकर देश की रक्षा करते हैं। जो वीर जवान पर्व से दूर, अपनों से दूर, हम आपकी सबकी रक्षा के लिए सीमा पर दिन रात डटे रहते हैं।
रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन के बीच प्रेम और सुरक्षा के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। वलसाड जिले के वापी की ये बहनें बीते 12 वर्षों से रक्षाबंधन का पर्व देश की सरहद पर तैनात वीर जवानों को समर्पित कर रही हैं। ये बहनें खुद राखियां तैयार करती हैं और फिर खुद सरहद पर जाती हैं और रक्षा का ये पवित्र धागा देश की सरहद पर डटे जवानों की कलाई पर बांधती हैं। राखियां तो अभी बहुत सारी जगह पे गई है, जैसे लद्दाख में जाती है राखियां, महार में जाती है, देहरादून में जाती है, डोकलाम में जाती है, फिर उसके बाद में विशाखापट्टनम जाती है, फिर एयर नेवी और आर्म में जाती है, पोरबंदर जाती है। कहाँ नहीं जाती है राखियां? ऑलमोस्ट सब जगह पे जाती है। हम भी जाते हैं, हम श्रीनगर से लेके उरी तक जाते हैं राखियां टाई करने के लिए, अलग अलग यूनिट्स में जाते हैं। जैसे थोड़ी सी एक बताऊं कि रेजिमेंट्स रहते हैं, वैसे हम अलग अलग रेजिमेंट्स में जाके वहाँ पे राखियां टाई करके आते हैं। वो माहौल बहुत अलग रहता है। सुकून क्या चीज है, तो वो सुकून जब किसी जवान के कलाई पे वो राखी सजती है और उसके जो एक निकलती है दुआ, वो सबसे बड़ी दुआ रहती है हमारे लिए। हर साल शौर्य रक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से हजारों राखियां देश की सीमाओं पर भेजी जाती हैं। जब एक अजनबी बहन अपने हाथों से किसी फौजी को राखी बांधती है तो वो सिर्फ राखी नहीं बल्कि भावनाएं और विश्वास की एक मजबूत डोर होती है। जब वो राखी के लिए हाथ आगे बढ़ाता है, आंखें उसकी झुकी हुई रहती है, बहन राखी बांध दो करके, और उस वक्त कभी कभी हमारे जवान बोलते हैं कि मैं इसमें हूँ, सर्विस में हूँ, बहन की राखी नहीं पहुँच पाई। आप लोग राखी बांधने के लिए आते हो तो आपकी राखी पहुँच जाती है, बहुत सुकून मिलता है। जेब टटोली जाती है, 2-5 रुपया हमारी आरती की थाली में डाला जाता है, हम लेते नहीं हैं। हम 1 रुपया लेके नहीं आते, हम वहीं पे रख देते हैं, क्योंकि हम ऐसे सोचते हैं कि आप जो दे रहे हो हमारे लिए उसकी कीमत अनमोल है। ये तीसरा साल है मैं कारगिल उरी तक जाती हूँ। वहाँ जाती हूँ तो मेरी उम्मीद भी बढ़ती है, मेरा हौसला भी बढ़ता है। जो चीज़ें नहीं देखी वो मुझे देखने को मिलती है कि हम कितना भी ऊपर हो, लेकिन वहाँ हमारे जवान किस प्रकार काम करते हैं, और किसी भी काम, कोई भी काम कम कीमत का नहीं होता है, उसका मूल्य कोई अलग ही होता है। ये मुझे सीखने को मिला है। इन सभी बहनों का मानना है कि उनका ये प्रयास सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि एक मिशन है, देश के हर एक रक्षक को ये एहसास दिलाने के लिए कि वो अकेले नहीं हैं। ये राखियां जब कलाई पर सजती हैं तो पूरे देश का प्यार और आशीर्वाद जवानों के साथ चलता है। वलसाड से कौशिक जोशी के साथ आज तक ब्यूरो। सरदार सरोवर नर्मदा डैम का जलस्तर बढ़ने के बाद 3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। दरअसल मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर डैम से पानी छोड़ने के कारण सरदार सरोवर डैम का जलस्तर बढ़ गया। इससे नर्मदा जिले में लोगों के लिए परेशानियां बढ़ सकती हैं। मध्य प्रदेश में हो रही मूसलाधार बारिश का असर सरदार सरोवर नर्मदा डैम पे लगातार पानी का इनफ्लो बढ़ा रहा है। इस वक्त हम लोग सरदार सरोवर नर्मदा बांध पे है। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं नर्मदा बांध के 15 गेट को 3.25 मीटर खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। 3.5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी सरदार सरोवर नर्मदा बांध से छोड़ा जा रहा है और इसकी वजह से भरूच, नर्मदा और वडोदरा जिले के तटीय इलाकों को अलर्ट किया गया है। गुजरात के अंदर जो नर्मदा का इलाका है, जहां पे अभी बारिश इतनी नहीं है, लेकिन नर्मदा बांध पे लगातार पानी का इनफ्लो जो बढ़ रहा है, उसका मुख्य कारण यही है। मध्य प्रदेश में जो बारिश हो रही है उसका असर यहां पे देखने को मिल रहा है। नर्मदा बांध की जलस्तर अभी 131 मीटर तक पहुंचा है और अभी भी पानी का इनफ्लो लगातार बढ़ने की वजह से डैम में जो अभी 1.25 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, इसमें और भी बढ़ोतरी की जाएगी। नरेंद्र पेपरवाला, नर्मदा आज तक। और आइए अब आपको दिखाते हैं गुजरात के अलग अलग शहरों से आई कुछ और महत्वपूर्ण खबरें फटाफट अंदाज में। गुजरात फटाफट में। आज तक गुजरात में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज़ अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।